तो हम लोग कुछ सवाल करेंगे एसएचएम पे लीड का। ये सब बात तो हम लोग पढ़ लिए, एसएचएम क्या होता है वगैरह वगैरह, बेसिक डेफिनेशन। और ये फॉर्मूला x का वैल्यू होता है a sin ओमेगा t, वेलोसिटी होता है a ओमेगा cos ओमेगा t, ये रिलेशन होता है वेलोसिटी का। ये एसएचएम का सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, d2x/dt² प्लस ओमेगा स्क्वायर x = 0। एक्सप्रेशन का ये इक्वेशन होता है और ये एसएचएम का डेफिनेशन है। इतने बात पे ही बस सवाल करने जा रहे हैं हम लोग। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सप्रेशन पे क्या क्या सवाल पूछा गया है वो हम लोग चर्चा करें थोड़ा सा। पहला सवाल हम लोग लिख रहे हैं और पहला सवाल जो पूछा गया है वो है 2020 का, नीट 2020 का। और सवाल क्या है? द फेज डिफरेंस between displacement and acceleration, the phase difference between displacement and acceleration in an SHM is, and the options are: option A 3 pi by 2 radian, option B pi by 2 radian, option C 0 and option D pi radian। तो हमसे सवाल क्या पूछा गया है कि आपको बताना है कि डिस्प्लेसमेंट और एक्सलेशन में कितना फेज डिफरेंस होता है। तो पहले तो फेज डिफरेंस क्या होता है ये समझना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग एक बार इक्वेशंस फिर से लिखते हैं। हम लोग x का इक्वेशन क्या लिखे हैं? a sin ओमेगा t। वेलोसिटी का क्या इक्वेशन लिखे हैं? a ओमेगा cos ओमेगा t। और एक्सलेशन का क्या इक्वेशन लिखे हैं? माइनस a ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t। ठीक, देखिए फेज का मतलब होता है एंगल। फेज का मतलब क्या होता है? एंगल। तो अगर मैं इसका फेज पूछूं तो आप कहेंगे देखिए साइन के साथ कितना एंगल है सर? ओमेगा टी। तो इसका फेज कितना कहेंगे? ओमेगा टी। और इसका फेज पूछे, इसका भी फेज आप ओमेगा टी कह सकते हैं, लेकिन तब आप इन दोनों का डिफरेंस नहीं बता पाइएगा फेज का, क्योंकि यहाँ पे साइन लिखा है और यहाँ क्या लिखा हुआ है। तो आपको फेज के लिए चूज करना है कि हमें सारा कुछ साइन में ही लिखा होना चाहिए या सारा कुछ कॉस में ही लिखा होना चाहिए। तो मेरे पास दो ऑलरेडी साइन में लिखे हुए हैं ना, दो ऑलरेडी साइन में, तो मैं खाली कॉस वाले को बदल दूं। और आपने एक फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा कि कॉस को लिखा जा सकता है साइन 90 प्लस थीटा। ये फॉर्मूला याद रखना है कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस। तो उल्टा कॉस थीटा को साइन 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। 90 डिग्री कहे या पाई बाय 2 कहे, बात देखिए 90 डिग्री को पाई बाय 2 कहते हैं रेडियन में। तो अब अगर पूछे कि इसका फेज है कितना, तो आप कहेंगे ओमेगा टी डिस्प्लेसमेंट का। और वेलोसिटी का फेज कितना है? तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज फेज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फेज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो आप कहेंगे ओमेगा टी। फेज को फाई से लिखते हैं, तो मैं इसको फाई 1 कह सकता हूं। फेज का एक नाम और होता है, इसको बोलते हैं इपॉक। एक नाम और क्या होता है? इपॉक। तो कभी कोई इपॉक पूछेगा तो मतलब समझिएगा फेज। फिर फेज ऑफ वेलोसिटी अगर मैं पूछूं, फेज ऑफ वेलोसिटी, इसको फाई 2 अगर लिखा जाए तो कितना कहिएगा? ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। ठीक है। इसी तरह अगर इसका फेज लिखना है तो मैं इस माइनस को अंदर भेजता हूं और आप इसे लिख पाएंगे a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस 180 डिग्री। एक फॉर्मूला होता है साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, इसलिए वो माइनस अंदर चला गया। तो अगर मैं एक्सलेशन का फेज पूछूं, फेज ऑफ एक्सेलरेशन ओमेगा टी प्लस तो इसको आप फाई 3 कहेंगे ओमेगा टी प्लस
180। ये फेज हुआ, लेकिन आपसे क्या पूछा है? फेज का डिफरेंस। डिफरेंस मतलब माइनस करना। किसके किसके बीच? डिस्प्लेसमेंट के बीच और एक्सेलरेशन। ठीक, तो आप सबका फेज हमें आगे से ध्यान में रखना है कि डिस्प्लेसमेंट का फेज ओमेगा टी होता है, वेलोसिटी का ओमेगा टी प्लस 90 होता है, मतलब वेलोसिटी का फेज 90 ज्यादा होता है, और एक्सेलरेशन का 90 और ज्यादा कर दो मतलब 180 हो जाता है ना? तो किसके किसके बीच पूछा है? डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन। तो डिस्प्लेसमेंट है कितना है? ओमेगा टी, और एक्सेलरेशन कितना है? ओमेगा टी प्लस कितना का डिफरेंस है? डिफरेंस मतलब बड़ा माइनस छोटा कर दो 180 का, तो उसको डेल्टा फाई कहेंगे। और वो कैसे निकालेंगे? फाई 3 माइनस फाई 1 करके, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है ऐसा, इसीलिए। और वो कितना आएगा? 180 डिग्री, उसको क्या बोलेंगे? पाई। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन 4। ऑप्शन डी। अगर कल को एग्जाम में आपसे पूछ दे कि बताइए डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच कितना का फेज डिफरेंस होता है, तो 90 डिग्री कहेंगे, मतलब पाई बाय 2। इसी तरह वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच पूछ दे तो पाई बाय 2 ही होगा, क्योंकि ओमेगा टी प्लस 180 माइनस ओमेगा टी प्लस 90, तो माइनस करोगे तो 90 बचेगा। तो मैं इस बात को लिख देता हूं, इस बात को लिख देता हूं कि फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, अगर ये पूछता तो हम कहते हैं डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू फाई 2 माइनस फाई 1। अब क्या कहते हैं? दिस माइनस दिस, और वो कितना होता है? 90 डिग्री, मतलब पाई बाय 2। ठीक है। और अगर मैं मेरे से पूछा था फेज डिफरेंस बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, तो इस डेल्टा फाई को हम लिखते हैं फाई 3 माइनस फाई 2, क्योंकि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में पूछा, एक्सेलरेशन को मैंने फाई 3 लिखा है और वेलोसिटी को फाई 2 लिखा है। माइनस करते तो कितना आता? 90 डिग्री या पाई बाय 2। एक बात और, ये जो फेज शब्द है अभी पहली बार मिल रहा होगा, थोड़ा डर बहुत लगता है, लेकिन ये चीज एक बार और मिलेगा एसी में, अल्टरनेटिंग करंट वाले टॉपिक में। तो आपको ये सब बातें बार बार मिलते जाएंगी, तो आप एग्जाम तो सब पढ़ने के बाद देते हैं ना, अभी तो नहीं देना है, तो आपको चीजों में कोरिलेशन मिलेगा, चीजें रिलेट होती हुई दिखेंगी। एक बात और, हमारा काम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उस क्वेश्चन से और कैसा सवाल पूछा जा सकता है वो भी लिखते चलेंगे साथ में, है ना? जैसे इसमें डिस्प्लेसमेंट एक्शन ने पूछा, तो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी या एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में क्या होगा वो भी लिखते चलेंगे, और अगर उसमें कुछ और एक्स्ट्रा हम लोग सीख सकते हैं तो वो भी सीखते चलेंगे, है ना? जैसे ये तो सीख ही लिए हम लोग, अब इस चीज में हम लोग एक बात और सीख लेते हैं कि इस फेज को समझने के लिए हम लोग ग्राफ का भी हेल्प ले सकते हैं और इनको ग्राफिकली भी बनाया जा सकता है। तो अगर मैं x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं तो आप इससे ज्यादा अच्छे समझ पाएंगे साइन का ग्राफ कैसा होता है। इसे हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ एसएचएम। इसे हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ एसएचएम। साइन का ग्राफ ऐसा होता है, साइन का ग्राफ ऐसा होता है। इसको 0 डिग्री कहते हैं। डिग्री में भी बात करें, यहाँ तो टाइम है तो डिग्री अभी नहीं बोल पाएंगे, लेकिन हम समझा रहे हैं आपको। इसको 0 डिग्री कहते हैं, इसको 180 डिग्री कहते हैं, तो क्या बोलते हैं? 180 डिग्री। और इसको बोलते हैं 360 डिग्री एंगल में, फेज में। इसको बोलते हैं 90 डिग्री। 90 डिग्री पे साइन का वैल्यू मैक्सिमम होता है, जानते होंगे 1 होता है। और ये है 270 डिग्री, मतलब 270 डिग्री, जिस पर उसका वैल्यू -1 होता है। यहां इसे हम लोग टाइम पीरियड कहेंगे, इस पूरे को कहेंगे एक टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद है आप लोग को? 1 बाय फ्रीक्वेंसी या 2 पाई बाय ओमेगा। भाई ओमेगा भी लिखे थे ना, ओमेगा क्या होता है? 2 पाई एफ, और एफ को क्या लिख सकते हैं? 1 बाय टी।
तो ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, तो टी क्या लिखेंगे 2 पाई बाई ओमेगा, और 2 पाई किसको बोलते हैं 360 को, 360. आगे से याद रखता है, इसलिए ये 360 है, 360 बाई ओमेगा। इसको क्या कहोगे आधा टाइम पीरियड, हाँ. इसको क्या कहेंगे आधा टाइम पीरियड, मतलब टी बाई 2 मतलब पाई बाई ओमेगा 180 डिग्री है ना। ये कोई इसको पूछ ले तो कहेंगे टी बाई 4, क्या कहेंगे टी बाई 4 का मतलब इसमें 4 से डिवाइड कर दो तो पाई बाई 2 ओमेगा, और पाई बाई 2 को 90 कहते हैं, बोलो। अब इस बात से कुछ और बातें पूछी जा सकती है। इस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, इसको बोलेंगे ए, और इस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट मिनिमम है, इसको बोलेंगे माइनस। अगर आपसे पूछा जाए कि ए से 0 होने में डिस्प्लेसमेंट को कितना वक्त लगता है, तो आप इस दो टाइम का डिफरेंस ले लेंगे, बोलो। इसी तरह अगर पूछे कि 0 से ए जाने में कितना टाइम लगता है, तो ये डिफरेंस ले लेंगे, ये 0 है और ये टाइम है t बाई 4, तो डिफरेंस हो जाएगा t बाई 4, बोलो। इसी तरह अगर पूछे a से 0 होने में कितना टाइम लगता है, तो t बाई 2 माइनस t बाई 4, t बाई 4 हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात? तो इसको ग्राफ से भी समझा सकता है, ये डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ हुआ। अब जरा वेलोसिटी ग्राफ देखिए, वेलोसिटी क्या लिखेंगे a ओमेगा cos ओमेगा t, वेलोसिटी लिखेंगे a ओमेगा cos ओमेगा t। तो अगर मैं वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ बनाऊं तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा। ये cos का ग्राफ होता है, cos का ग्राफ थोड़ा सा यहां शुरू होता है, यहां शुरू होता है, ठीक। ये 0 है, ये 90 डिग्री है, cos 90 का वैल्यू आपको याद होगा 0 होता है, तो ये t बाई 4 है। ये है 180 डिग्री, आपको पता हो cos 180 माइनस 1 होता है, ये t बाई 2 लिखा हुआ है, और ये है t एक टाइम, ठीक। मैक्सिमम वेलोसिटी को a ओमेगा कहेंगे, ठीक है। अब जरा गौर से देखिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि जब डिस्प्लेसमेंट 0 था इनिशियली, उस समय वेलोसिटी क्या था, a ओमेगा, है ना। आप ग्राफ से भी बता सकते हैं, ऐसे फॉर्मूला से भी बता सकते हैं। अगर हम किसी भी डिस्प्लेसमेंट पे आपसे वेलोसिटी पूछे तो हम लोग ये फॉर्मूला तो जानते ही है ना, v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो अगर मैं पूछूं कि जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेलोसिटी कितना, बस पुट कर दीजिए x का वैल्यू 0, तो a स्क्वायर का रूट a हो जाएगा, a ओमेगा मैक्सिमम, है ना। मतलब जब ये 0 है तब ये मैक्सिमम है, तब ये, जबकि इसका मैक्सिमम यहां होता है, तो डिफरेंस है कि नहीं दोनों में, और इतना का गैप है, इतना गैप है ना, और ये गैप कितना मैंने बताया 90 डिग्री होता है, इसलिए बोलते हैं कि ये 90 डिग्री आगे चल रहा है, इसका फेज 90 डिग्री। इसी तरह अगर आप एक्सेलरेशन का डायग्राम बनाएंगे तो वो है माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, तो इसका ग्राफ माइनस साइन का होगा, इसका ग्राफ होगा माइनस साइन का, साइन का नहीं, इसका और माइनस साइन का ग्राफ कैसे बनाएंगे, साइन का उल्टा, माइनस का मतलब क्या होता है अपोजिट, तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा, ये टाइम पीरियड होगा, ये t बाई 2 होगा, ये 0 होगा। अब आप देखिए जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एक्सेलरेशन 0 तो है, तो एक्सेलरेशन एक ही ऐसा दिख तो रहा है आपको, लेकिन जैसे डिस्प्लेसमेंट आगे बढ़ रहा है तो ये देखो आगे नहीं बढ़ रहा है, नीचे जा रहा है, मतलब ये वाला पॉइंट कुछ ऐसा पॉइंट जैसा है क्या, नहीं है, बोलो। यही चीज को यहां दिखाया गया ना, तो इन दोनों पॉइंट में कितने का डिफरेंस है, 180, बताया ना कि ये 0 होता है, ये 180 है, 360 है, ये 90 है, इसलिए हम कहेंगे कि इसमें कितने का फर्क है, 180 डिग्री का। यही तो आंसर पूछा गया था आपसे, ये हम लोग दिखाए थे, कितने का आया था, 180 पाई का। समझ रहे हैं मेरी बात? इसी बात से हम लोग ये जो डायग्राम बनाते हैं ना ग्राफ, उसको बोलते हैं फेजर डायग्राम, इसको क्या बोलते हैं, फेजर डायग्राम। इसको बनाने का एक सिंपल तरीका भी है, और आगे से हम लोग ये ध्यान में रखेंगे, आगे से हम लोग ये बात ध्यान में रखेंगे क्योंकि इसका खूब इस्तेमाल करेगा, फेजर डायग्राम। और हम लोग उतना वो जो पीछे ग्राफ बनाए, ग्राफ समझने में
जैसे जिसका मैथमेटिक्स थोड़ा अच्छा है, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा पढ़ा हुआ है, उसको तो ग्राफ समझ में आ जाता है, लेकिन बहुत सारे बच्चों का, खासकर नीट वाले बच्चों का उतना ट्रिग्नोमेट्री अच्छा नहीं होता है, तो उनको ग्राफ में दिक्कत होता है। तो जिनको दिक्कत है उसके लिए ये सब फेजर डायग्राम ट्रिक वगैरह है कि जो साइन ओमेगा टी है उसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं। आप एक वेक्टर समझ लीजिए, साइन ओमेगा टी वाला हमेशा ऐसे दिखाएंगे, कॉस ओमेगा टी को आप इधर दिखाएंगे, कॉस ओमेगा टी इससे 90 आगे होता है। तो अगर पूछे ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट था a sin ओमेगा टी और वेलोसिटी था a ओमेगा cos ओमेगा टी। डिस्प्लेसमेंट था ये, वेलोसिटी था ये। तो दोनों में कितना का फेज का डिफरेंस है? देखो एंगल तो अब से फेज मतलब एंगल, कितना का एंगल का डिफरेंस है? 90 डिग्री। और एक्सलेशन क्या था? साइन का उल्टा, तो इसका उल्टा इधर दिखाओगे, बोलो एक्सलेशन इधर होगा, क्या लिखेंगे? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो अगर मैं पूछूं बताइए वेलोसिटी और एक्सलेशन में कितने का फेज का डिफरेंस है, तो आप कहेंगे 90। और अगर डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में पूछे तो 180। किसी भी दो के बीच पूछेगा तो बता देंगे, नहीं बता देंगे। और इसका बहुत फायदा है, इस वाले फेजर का बड़ा फायदा है। क्या फायदा है? जैसे ये क्वेश्चन पूछा भी गया, तो मैं क्वेश्चन ही लिख देता हूं। ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था नीट में, नीट 2015 में पूछा गया था। और ऐसा ही एक सवाल 2019 में पूछा गया था। दोनों सवाल लोग देखेंगे। सवाल था कि एक डिस्प्लेसमेंट है y1 इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी और y2 है b cos ओमेगा टी। ठीक है, ये दो SHM है। ये क्या है? 2 SHMs है। तो फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। आप रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बताइए कितना होगा। आप क्या बताइए? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बताइए। तो अगर आपको इसको निकालना है, रिजल्टेंट का मतलब होता है दोनों का सम, दोनों का सम। तो रिजल्टेंट का मतलब कि इन दोनों को हमें ऐड करना है। अब इन दोनों को ऐड करना इतना आसान नहीं है। अगर आप y निकालना चाहें तो वो होगा y1 प्लस y2। इसको लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं। अगर दो चीज मिले तो उनको सीधा सीधा ऐड करिए, वो रिजल्टेंट होगा। y1 कितना है? a sin ओमेगा टी। और y2 कितना है? b cos ओमेगा टी। b cos ओमेगा टी। अब इसको आपको ऐड करने के लिए sin cos उसका वैल्यू वो सब चाहिए होगा, वो सब तो दिया हुआ है नहीं। तो ट्रिग्नोमेट्री लगा करके बहुत हद तक हम निकाल सकते हैं, और वो निकालते हैं a √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आता है। इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आता है? √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये याद भी रखते हैं हम लोग कि अगर y ऐसा दिया हुआ है, ये इक्वेशन a sin थीटा प्लस b cos, ये फिजिक्स में बहुत बार यूज करेगा। अगर a sin थीटा प्लस b cos थीटा दिया हुआ है तो y का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को ही क्या बोलते हैं हम लोग? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड। बोलो, तो इसी को बोलेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, एम्पलीट्यूड ऑफ। ये आंसर होगा। लेकिन अगर आप इसका प्रूफ जानना चाहें बिना ट्रिग्नोमेट्री के, तो उसका प्रूफ यही है। और कैसे प्रूफ है ये? कैसे ये प्रूफ है? जरा देखिए। अगर आप इन दोनों को जोड़ना चाहते हैं तो देखिए, एक लिखा हुआ है a sin ओमेगा टी। मैंने आपको क्या बताया था? sin ओमेगा टी किधर दिखाते? इधर। तो आप a इधर दिखा दीजिए। और दूसरा क्या लिखा हुआ है? एक b cos ओमेगा टी। cos ओमेगा टी किधर दिखाते हैं? ऊपर। तो b ऊपर दिखा दीजिए। अब दो चीजें अगर 90 डिग्री पे हो तो उसका रिजल्टेंट कैसे निकालते हो? इसको ऐसे मिलाओ, ये होगा रिजल्टेंट, ये b हो गया, ये a हो गया, तो ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा? √a स्क्वायर प्लस है ना। तो अगर a sin ओमेगा टी और b cos ओमेगा टी दोनों मिल रहा है और उसका रिजल्टेंट पूछते
एम्पलीट्यूड पूछ दे तो ऐसे निकालेंगे। या सीधा ये इक्वेशन दे दे a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t, ये भी SHM है, ये भी क्या है SHM, और इसका एम्पलीट्यूड पूछे तो क्या कहेंगे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस। b स्क्वायर। इसी सवाल को घुमा फिरा के थोड़ा सा पूछ दिया था। अरे बार बार क्या हो जा रहा है ऐसे। नीट 2019 में इसी सवाल को देखो ऐसे पूछा था। क्या लिखा था उन्होंने लिखा कि देखिए SHM है एक और उसका इक्वेशन ऐसा है y इज इक्वल्स टू a नॉट प्लस a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t। ठीक है, बताइए इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा। फाइंड एम्पलीट्यूड, फाइंड तो अब देखिए, अब इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे। अब इसका क्या बनाएंगे, और फेजर डायग्राम तो तब होता है जब कुछ एंगल हो, साइन कॉस का जो साथ में एंगल होता है। इसके साथ क्या कोई साइन कॉस लिखा हुआ है, तो इसका कोई रोल होगा फेजर डायग्राम में, तो नो रोल ऑफ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट कहेंगे इसको, क्या कहेंगे नो रोल ऑफ कांस्टेंट इन फेजर डायग्राम, इन इसका कोई रोल नहीं है। तो इसका कोई रोल नहीं, तो इसका रोल है, तो उसको दिखाइए a sin ओमेगा t। sin ओमेगा t किधर दिखाते हैं x में, तो a दिखा दिया, और b cos ओमेगा t, cos ओमेगा t किधर दिखाते हैं, तो ऊपर में b दिखा दिया। तो फिर से रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, बोलो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस, यही आंसर हो गया एम्पलीट्यूड। ये आपसे पूछा था, बताइए एम्पलीट्यूड कितना, तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मतलब या तो a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t का पूछे, या उसमें कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करके अगर कांस्टेंट पूछे तो भी सेम ही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर 2015 में किसी बच्चे ने सही से पढ़ा था, मतलब 2016-17 में पढ़ा था और उसने सवाल बनाया था और उसके मास्टर साहब ने ये बता दिया था कि देखो ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 19 वाला सवाल बना लेता कि नहीं बना लेता। एक ही ऐसी बातें पूछी जाती है, और इसीलिए जब हम लोग पहला सवाल किए तो उसके साथ ही इतना बात रिलेट कर ली कि भाई देखो यहां पर पूछा है डिस्प्लेसमेंट और इसके बीच फेजर का, वो डिस्प्लेसमेंट और एक्शन के बीच, तो जान लो कि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच कितना होता है, और वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच कितना होता है, और उसको कैसे कैसे याद रख सकते हैं आप डायग्राम से, फेजर डायग्राम से, वो उसकी बातें आसपास की भी, ताकि फिर से अगर कभी पूछा जाए वैसा तो आप लिख सके, बता सके आसानी से। भाई अल्टीमेटली हमारा मोटो तो यही है ना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाए हमसे। अब देखो ऐसा दो एग्जांपल हम और बताते हैं, दो सवाल और बताते हैं जो बहुत आसान सा पूछा गया था। एक तो था 2019 का ही, 2019 में दो सवाल आए थे SHM से। 2019 नीट का हम एक सवाल करवा रहे हैं आपको। ये सवाल है कि एवरेज वेलोसिटी of particle in SHM is, आपसे क्या पूछा गया है बताइए, एवरेज वेलोसिटी कितना होता है, एंड फर्स्ट ऑप्शन इज a ओमेगा बाय 2, सेकंड ऑप्शन इज a ओमेगा, थर्ड ऑप्शन इज a ओमेगा स्क्वायर बाय 2 एंड डी ऑप्शन इज 0। ये चार ऑप्शन है, ठीक। अब आप सोचेंगे कि सर आपने तो हमें वेलोसिटी सिखाया था, एवरेज वेलोसिटी तो सिखाया नहीं था, तो कैसे निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी। लेकिन एवरेज वेलोसिटी आप काइनेमेटिक्स में जानते हैं कि नहीं जानते, क्या फॉर्मूला होता है, क्या होता है एवरेज वेलोसिटी का बताओ, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक, ये होता है ना एवरेज वेलोसिटी, ऐसे लिखते हैं। अब बताओ SHM में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होता है। SHM में क्या होता है, ये मिडिल पॉइंट हुआ, मीन पोजीशन, जहां से शुरू किया आगे जाएगा, जहां तक गया उसको प्लस a कहते हैं एम्पलीट्यूड, फिर पीछे आया, बोलो तो अगर मैं पूछूं कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ तो क्या कहोगे, 0।
कितना डिस्टेंस हुआ अभी तक 2 है, लेकिन अभी एक ऑसिलेशन खत्म नहीं हुआ है, कि पीछे जाता है कहां तक -1 तक और फिर आगे आता है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होता है 0। कितना होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 और टोटल टाइम को टाइम पीरियड कहते हैं। एवरेज वेलोसिटी कितना आएगा 0 आंसर क्या होगा। यही अगर इसी सवाल में पूछा जाता आपसे कि व्हाट इज एवरेज स्पीड, व्हाट इज एवरेज, क्या होता है एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। and how much is total distance a plus a plus a plus a 4a and how much is total time t और टाइम पीरियड को हम लोग 2 पाई बाय ओमेगा कहते हैं, ये ओमेगा वापस ला गया 2 से 4 कट गया 2a ओमेगा बाय पाई, है ना। बोलो अब देखो ये सवाल कब आया है 2019 में, ये सवाल कब आया है और उससे पहले 2019 में ही, लेकिन उड़ीसा वाले ने पूछा था, उससे पहले देते हैं 2019 के ही उड़ीसा नीट में क्या आया था, हो सकता है 2019 में उड़ीसा ने अलग से लिया होगा या अलग से वहां कंडक्ट करा होगा। तो उसमें क्या आया था, द डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल, द डिस्टेंस covered by particle undergoing SHM in one time period is, and options were 4a 0 a and 2। क्या आंसर होगा बताओ, क्या पूछा है आपसे, डिस्टेंस कवर्ड इन वन टाइम पीरियड, वन टाइम पीरियड मतलब पूरा एक ऑसिलेशन, कितना डिस्टेंस चला 4। ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये बात बहुत मायने रखेगा कि डिस्टेंस पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट पूछा है, क्या पूछा है डिस्टेंस, तो आंसर क्या मारेंगे, और डिस्प्लेसमेंट पूछता तो 0 एक टाइम पीरियड में पूछा है, अगर हाफ टाइम में पूछता तो 2a कहते डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट 0 होता। फिर भी देखो यहां से चलो, यहाँ डिस्प्लेसमेंट तो हाफ टाइम में भी 0 होता है, लेकिन अगर पूछता कि बताइए 3t/4 में, कितने में, भाई यहां से यहां तक का टाइम हो गया, जाने का t/4, आने का भी t/4 और यहां भी t/4, तब डिस्टेंस बताते 3a, बोलो, और डिस्प्लेसमेंट होता है a या माइनस है, जो भी डायरेक्शन अगर लिखता तो, समझ रहे हैं। तो सवाल पे ध्यान देना है और इतना आसान सवाल पूछा गया है। ज्यादा कुछ नोट करना है आप लोग को, ठीक है तो नोट करिए एक बार, ये वाला हो गया 2 और पीछे बस, ठीक है लिखिए, समय है और हमारे पास, अच्छा तो ठीक है लिखिए। चलिए तो एक दो सवाल हम लोग जल्दी जल्दी और कर लें। अच्छा जो मैंने अभी वो पीछे लिखा ना, वो आया हुआ भी है, वो जो वेलोसिटी और 2007 में पूछा गया था, द फेज डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच पूछा भी गया है 2007 में। तो वो कहाँ लिखे थे हम लोग, हाँ ये जो सवाल है ये कहाँ पूछा गया था 2007, ठीक है। अच्छा ये लाइट और पंखा हो गया। तो एक सवाल हम लोग एक दो और करते हैं। देखिए एक सवाल जो नीट कर्नाटक 2013 में पूछा गया था,
ये सवाल था कि x इज इक्वल्स टू दिया हुआ है a sin ओमेगा t एक SHM का, और बोला है द नेचर ऑफ ग्राफ बिटवीन मोमेंटम एंड डिस्प्लेसमेंट is, your options are option A straight line, B circle, C ellipse and D hyperbola. तो पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि ये चारों कैसे पहचानते हैं कोई इक्वेशन देख करके कि कौन सा ग्राफ है। तो अगर y एक्सिस पे हम जिसको दिखा रहे हैं और x एक्सिस पे जिसको दिखा रहे हैं, अगर उनके बीच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन हो, मतलब दोनों का पावर 1 हो, दोनों का पावर 1 हो, तो इसे आप क्या कहेंगे? स्ट्रेट लाइन। ये किसका एग्जांपल है? स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में क्या होगा? x का भी पावर 1 होगा और y का पावर भी 1 होगा। अब ये जो तीन है, इलिप्स, सर्कल और हाइपरबोला, इनका इक्वेशन एक ही जैसा होता है, बस थोड़ा सा फर्क होता है। सर्कल में क्या होगा? y स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और इसका कोएफिशिएंट भी a स्क्वायर ही लिखा रहेगा। हम y का पहले क्या लिखा है? x पहले लिख देते हैं। x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो सबसे पहला बात, सर्कल का इक्वेशन में आपको क्या दिखेगा? x का पावर भी कितना रहेगा? 2 और y का पावर भी कितना रहेगा? 2। x का पावर भी और y का पावर भी, और दोनों का कोएफिशिएंट सेम रहेगा। 1 बाय a स्क्वायर, इसका भी कितना है? दोनों कोएफिशिएंट सेम रहेगा। ठीक, तो आप a स्क्वायर उधर भेज पाइएगा, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। और ये किसका इक्वेशन होता है? सर्कल का। और इस a को रेडियस कहते हैं। a का जो वैल्यू उसको क्या बोलते हैं? जब आप इस फॉर्म में लिख पाएंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो a को रेडियस देंगे। तो सर्कल का इक्वेशन पहचानने सीख गए आप लोग कि x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम होगा। इलिप्स में क्या होगा? x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर होगा। तो आप ऐसा फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इलिप्स। और इलिप्स कैसा दिखता है? ऐसा। सर्कल तो आप जानते हैं ऐसा दिखता है, और स्ट्रेट लाइन तो सीधा दिखता है। ठीक, तो ये x का सामने वाला जो नीचे a है उसको ये वाला कहते हैं a, और ये वाला क्या कहते हैं? b। ये a हो गया और ये लेंथ कितना हो गया? 2a। पूरा पूरा ये लेंथ को बोलेंगे 2 है, उसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, और इधर बोलेंगे 2b, उसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। लेकिन बीच में साइन प्लस का होगा। बीच में साइन किसका होगा? इलिप्स में। और हाइपरबोला में x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये किसका इक्वेशन है? और इसी का एक स्पेशल केस है जब y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x हो। y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो उसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो हाइपरबोला ऐसे बनता है, x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला थोड़ा सा इसी हाइपरबोला को घुमा देते हैं, ऐसे बनता है, ये ऐसे घूम जाता है। ठीक है, और अब जनरली हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला काम होता है, तो हम लोग जनरली आप ग्राफ में क्वेश्चन में यही वाला देखेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला। तो ये ध्यान में रखना है। अब हम लोग को किसके किसके बीच ग्राफ सोचना है? मोमेंटम और डिस्प्लेसमेंट के बीच। तो पहले आप तो इक्वेशन याद करिए, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है एसएचएम में, तो दे दिया है x इक्वल्स टू, और मोमेंटम का रिलेशन वेलोसिटी से। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। बेसिकली मास तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी का जैसा वेरिएशन होगा वैसा ही होगा। तो वेलोसिटी क्या होता है? a ओमेगा cos ओमेगा t। और अभी हम दोनों में रिलेशन बताए थे आपको ऐसा, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू
1। भाई x बाय a इधर आ गया था तो sin ओमेगा t था, v बाय a ओमेगा t cos ओमेगा t था, और sin स्क्वायर ओमेगा t प्लस cos स्क्वायर ओमेगा t 1 होता, तो वहां से ये लिखे थे। अब अगर आप इस इक्वेशन को गौर से देखें, और मैं कहूं कि मैं x एक्सिस पर तो x ही बना रहा हूं, देखो x की जगह यहाँ x ही है, ये वाला इक्वेशन से कंपेयर करिए, देखिए ये इक्वेशन आपको इसके जैसा दिख रहा होगा, और y की जगह क्या लिखा हुआ है, वेलोसिटी। y की जगह क्या लिखा हुआ है, और नीचे देखिए कांस्टेंट है कि नहीं, तो ये कैसा ग्राफ बनेगा, इलिप्स का ग्राफ बनेगा। ये कैसा ग्राफ बनेगा, और अगर वेलोसिटी लिखे या मोमेंटम लिख दे तो मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है, एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने से ग्राफ के नेचर में कोई फर्क नहीं होता। तो मोमेंटम डिस्प्लेसमेंट पूछे या वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पूछे, इसका ग्राफ कैसा होगा, इलिप्स होगा, ये ग्राफ होगा। मैं वेलोसिटी के लिए बात करूं तो ये तो x का कोएफिशिएंट नीचे a के बराबर है और वेलोसिटी का a ओमेगा। देखो ये होता है b स्क्वायर की जगह a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ है, तो b कितना होगा, a ओमेगा। तो ये भी ध्यान रखना है कि किसके किसके बीच ग्राफ का कैसा रिलेशन होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सवाल हम लोग और कर ले तो फिर आज की क्लास समाप्त करेंगे। ये क्वेश्चन है 2008 के नीट का। नीट 2008 का सवाल है, और सवाल ये है कि दो एसएचएम है, टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस, टू एसएचएम है आपके पास ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी 100 and 1000 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा 1 है 100 रेडियन पर सेकेंड और ओमेगा 2 है 1000 रेडियन पर सेकेंड। हैव सेम एम्पलीट्यूड, इसका एम्पलीट्यूड और इसका एम्पलीट्यूड क्या है, सेम है। The ratio of, find the ratio of maximum accelerations। maximum, आपको maximum accelerations का रेशियो बताना है, ठीक है। तो देखिए पहले तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होता है वो देख लें। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अभी हम लोग लिखे थे -a ओमेगा स्क्वायर साइन, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब साइन का वैल्यू कहां से कहां तक होता है, -1 से 1 तक। तो जब ये -1 होगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना का क्या फॉर्मूला होता है, a ओमेगा स्क्वायर। बोलो, इसी का रेशियो पूछा है, मतलब a max 1 by a max 2 पूछा। तो पहले केस में लिखेंगे a ओमेगा 1 स्क्वायर और दूसरे केस में लिखेंगे, दोनों का a तो सेम है तो कट गया, ओमेगा 1 स्क्वायर बाय, और ओमेगा 1 कितना है 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 गुना 100, और ओमेगा 2 कितना होगा 1000 गुना 1000। बोलो, तो 100 से 1000 10 बार में, तो 1:100 आंसर नहीं है जी। यस सर। एक और सवाल लीजिए, एक और सवाल लिख लेते हैं, और ये सवाल 2005 के नीट का है, नीट 2005, और सवाल है a particle is executing SHM of amplitude 5 centimeter and has maximum speed 31.4 centimeter per second. Its oscillation per second
is, and your options are option A 4, option B 3, option C 2 and option D 1. ठीक, तो देखिए एम्पलीट्यूड दिया हुआ है कितना 5 सेंटीमीटर और मैक्सिमम स्पीड दिया हुआ है मतलब V max दिया हुआ है और V max का फॉर्मूला भी हम लोग लिखे थे, किसको बोलते हैं V max? A ओमेगा को, किसको बोलते हैं V max? और वो कितना दिया हुआ है 31.4 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो हम लोग ये फॉर्मूला लिख लें, V max इज इक्वल्स टू क्या होता है A ओमेगा। V max दिया हुआ है 31.4 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए आप कितना से 100 डिवाइड कर दोगे? 100 से। सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 100 से डिवाइड करते। A एम्पलीट्यूड कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, उसको भी 100 से डिवाइड कर दोगे तो मीटर हो जाएगा इनटू ओमेगा। यूनिट लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक। तो ये 100 तो कट गया और ये देखो 31.4 बड़ा स्पेशल नंबर है, ये मुझे जैसा चीख चीख के कह रहा है 10 पाई का वैल्यू लिखा 10 इंटू पाई है ना, पाई 3.14 होता है, फिर बाय 5 लिख देता हूं अभी। ये ओमेगा हुआ, ये क्या हुआ? ओमेगा रेडियन पर सेकंड होता है। आपसे क्या पूछा है? ऑसिलेशन पर सेकंड, ये क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। तो डायरेक्ट नहीं बोला फ्रीक्वेंसी बताइए, क्योंकि तब से आप तुरंत बता देते, लेकिन फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्या था? नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड। तो ऑसिलेशन पर सेकंड किसको बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है आपसे, एफ। तो ओमेगा पता है, ओमेगा किसके बराबर होता है? 2 पाई एफ के बराबर होता है। ये लिखिए, इसको सॉल्व करिए। इसको मैं लिख दूं 10 पाई पाई नीचे 5 इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ। तो पाई से पाई कटा, 2 से ये 10 कटा, 5 बार में 5 5 कट गया, देयरफॉर f इज इक्वल्स टू 1। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ठीक। तो ये कुछ बेसिक सवाल हम लोग किए एसएचएम पे और इसके बाद हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। ठीक है, बाय, टेक केयर।